एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समवेता। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से बच्चे बहुत घबराते हैं कि भाई ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, हम कैसे पहचानेंगे कि आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल वाला है नहीं है, और ज्योमेट्रिकल वाला कौन सा है, क्या चीजें, मतलब ऑर्गेनिक से और इस आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक से बच्चे बहुत घबराते हैं। तो इस वीडियो को मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इतना इजी वे में आपको चीजें समझाऊं, एक एक करके समझाऊं कि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से आज के बाद बिल्कुल भी डर ना लगे। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एक एक स्टेप करके हम आगे तक बढ़ेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शुरू करने से पहले, जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें जो आइसोमेरिज्म होता है वो दो तरीके का होता है। एक हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चरल, एक हमने पढ़ा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म है वो हमने दो तरीके का पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल वाला और एक हमने पढ़ा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो होता क्या है, अगर मैं केवल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया, आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया एक ए कंपाउंड है और एक बी कंपाउंड है ना। अब इन दो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब कि इसमें जितने एटम जिस नंबर में प्रेजेंट है इसमें भी उतने ही एटम उस नंबर में ही प्रेजेंट है। मान लो इसमें C5 प्रेजेंट है, इसमें भी C5 प्रेजेंट है, तो सारे एटम के जो नंबर है, जो संख्या है, वो दोनों ही कंपाउंड्स में बराबर हैं। लेकिन जो एटम्स के जुड़ने का तरीका है, जो एटम्स का अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स आपस में क्या कहलाएंगे, ऐसे कंपाउंड्स आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे। और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो, ज्यादातर ना मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि ज्यादातर जो आप पूरा टॉपिक पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि उस टॉपिक का जो नाम है उससे कुछ ऐसी हिंट बना लो कि आपको पूरा टॉपिक एकदम रिवाइज हो जाए कि अच्छा ये टॉपिक, इसका मतलब ये होता है, इसमें ये होता था, इसके ये क्लासिफिकेशन है, या जो भी है, तो एक हिंट बना लो। अब यहाँ पर हिंट क्या है जो मैं अपने मतलब बेसिस पर बता रही हूँ आपको। स्टीरियो से याद रखो यहाँ पर, और यहाँ पे स्ट्रक्चर से याद रखो। देखो, स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी चीज की संरचना क्या होती है जो हम पेन और पेपर पे आराम से बना पाए। ठीक है, स्टीरियो का मतलब हमेशा स्टीरियो से याद रखना 3D। क्या याद रखना, 3D। अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात हो रही है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, 3D अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब है हम 2D अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। 2D और 3D को आप बिल्कुल सिंपल ऐसे समझो कि हमारे पास हमने सबने पढ़ा है, इतना तो हमें पता ही है, 3 एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। जब हम 2D की बात करते हैं तो केवल ये एक्स और वाई काम में आती हैं, और जब हम 3D की बात करते हैं तब हमारा एक्स वाई जेड तीनों काम में आता है। ठीक है, तो जब हम 3D में अरेंजमेंट देखते हैं एटम्स का किसी भी कंपाउंड के, तो वो कैसा अरेंजमेंट होता है, स्टीरियोमेरिक अरेंजमेंट होता है। और अगर दो कंपाउंड इस तरीके से डिफरेंट हैं कि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है लेकिन उनका अरेंजमेंट 3D में डिफरेंट है, ठीक है, तो वो कैसे आइसोमर्स होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह देंगे। इसे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, रुको थोड़ा सा। अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसका एक नाम और होता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम और क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म।
कॉन्स्टिट्यूशनल का भी सिंपल सा मतलब स्ट्रक्चरल का ही डिफरेंट नाम है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी हमने डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स पढ़े थे, जैसे चेन आइसोमर्स पढ़े थे, पोजीशन आइसोमर्स पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटामेरिज्म। जो टॉटामेरिज्म होता है असल में ना वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ही एक सब कैटेगरी भी मान सकते हो आप, और चाहो तो उसको डिफरेंट भी मान सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो 2D टाइप से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दूं, जैसे मान लो हमारे पास है C2H5OH और एक है मेरे पास CH3OCH3, ये मेरे पास दो कंपाउंड्स है ना। अब इसमें देखो मैंने क्या बोला, आइसोमर्स ये आपस में कब होंगे, तब होंगे जब सारे के सारे एटम बराबर संख्या में बराबर नंबर में प्रेजेंट हो, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, इस वाले कंपाउंड में कार्बन कितने हैं, 2, इस वाले कंपाउंड में कार्बन कितने हैं, 1 और 1, 2, इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 1, इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 1, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6। तो वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या फर्क है, फर्क ये है कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन किससे जुड़ी है, कार्बन से जुड़ी है एक साइड, और दूसरी साइड किससे जुड़ी होगी, हाइड्रोजन से जुड़ी होगी। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा, CH3 CH2 और OH है ना। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ी है, इस कार्बन से जुड़ी है और इस हाइड्रोजन से जुड़ी है, लेकिन इसमें ये जो ऑक्सीजन है वो एक तरफ CH3 से और दूसरी तरफ भी CH3 से, तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स आपस में आइसोमर्स है। कैसे आइसोमर्स है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अब जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो आपने सुना होगा, मतलब ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल होते हैं, ज्योमेट्रिकल होते हैं, है ना, यही हमने सुना है। लेकिन असल में जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनको भी हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, और उसमें से एक कैटेगरी के अंडर आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको हम 2 कैटेगरी में कैसे बांटते हैं, एक होते हैं कन्फॉर्मेशनल, एक होते हैं कन्फॉर्मेशनल और एक होते हैं कॉन्फिगरेशनल, एक होते हैं कॉन्फिगरेशनल। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है। कन्फॉर्मेशनल के बारे में आपने सुना होगा कि आपको पूछते हैं कि इथेन के कन्फॉर्मर्स बनाओ, आपको याद है स्टैगर्ड फॉर्म होती है, एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, या आपसे पूछते हैं साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मर्स बनाओ, उसकी क्या क्या शेप होती थी डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोहेक्सेन की, कि ट्विस्टेड है, बोट शेप्ड है, चेयर शेप्ड है ना। तो वो सब किस में आता था, कन्फॉर्मेशनल में आता था। लेकिन जो हमारा कॉन्फिगरेशनल है उसमें 2 तरीके के आइसोमर्स हमें पढ़ने हैं, आइसोमेरिज्म हमें पढ़ने हैं। एक तो हमारा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है हमारा आइसोमेरिज्म और एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इन मार्कर को भी ठंड लग गई है, बहुत ठंड हो रही है। बताओ अभी तो मैंने इनमें इंक डाली थी और इतना हल्का हल्का चल रहा है, ज्यादा ही ठंड है। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में आते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में आते हैं। अब देखो कॉन्फिगरेशन का सिंपल सा मतलब है, मतलब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कौन से होंगे, वो ऐसे आइसोमर्स होंगे जिनमें बॉन्ड टूटे बिना हम दूसरा कंपाउंड नहीं बना सकते। जैसे अगर ये है A और ये है हमारा B, है ना, आइसोमर्स हैं तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम होगा। लेकिन ये आइसोमर्स मतलब इससे हमें अगर ये बनाना होगा तो हम बिना बॉन्ड तोड़े नहीं बना सकते। तो कहीं भी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आए तो आपको सीधे समझना है कि बॉन्ड तो भाई टूटा होगा, ठीक है। अब इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पार्ट सीख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कहीं कहीं किसी किसी बुक में कहा होता है इनेंशियोमेरिज्म। क्या कहा होता है, इनेंशियोमेरिज्म, इनेंशियोमेरिज्म, है ना। और जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, है ना।
तो हमारा जो आज का पूरा टॉपिक है वो कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ मुझे एक बात ये भी समझानी है आपको कि कई बुक्स में ये भी बोल देते हैं कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही इनैंशियोमेरिज्म होता है, मतलब इनैंशियोमर्स बनने की जो पूरी प्रोसेस है वो हो गई इनैंशियोमेरिज्म। लेकिन असल में थोड़ा सा फर्क होता है, डिफरेंस है कि ठीक है भाई, जो इनैंशियोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं ना, जो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं जिनकी असल में मिरर इमेज नहीं होती है, लेकिन उसमें अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है तो वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरी तरीके से हम इस चीज से वाक्य नहीं रख सकते कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इनैंशियोमेरिज्म कहेंगे। लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग है, आपको कुछ और ऑप्शन में ना दिया हो तो आप आसानी से इसे लगा सकते हो कि भाई इनैंशियोमेरिज्म। अब इसमें से आपको ये फ्लो चार्ट बनाना हो तो आप ये जल्दी से फटाफट बना लो, फिर इसके आगे का पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि बिल्कुल दिमाग में आ जाए, बस जाए, तो हमेशा फ्लो चार्ट बनाकर ही पढ़ने की कोशिश करो। खुद क्रिएट करो, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका फ्लो चार्ट बनाओ, खुद क्रिएट करो, तो आपको फ्लो चार्ट के जरिए ना बहुत आसानी से, मतलब पूरा कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमें सब कुछ समझ भी आ रहा है, इससे आसान चीज क्या हो सकती है। तो आप फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश क्या करो, ठीक है, ये सब लिख लो आप। देन इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो, जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, ऑप्टिकल, चल जा भाई चल जा, ये जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, अगर मैं इसको आपको बिल्कुल डेफिनेशन से समझाऊं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन सिंपल सी होती है कि ऐसे आइसोमर्स जो पीपीएल को, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब पीपीएल को रोटेट कर सकते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। और भाई इन्हीं की प्रॉपर्टी को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब भाई ये पीपीएल क्या है, ये पीपीएल क्या है, अब हमें कैसे पता होगा कि भाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। जैसे हमने तो बोल दिया कि भाई आइसोमर्स जो कि पीपीएल को रोटेट कर पाए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो उसके लिए ये तो पता हो कि भाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझते हैं। असल में होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी लाइट का सोर्स है, मान लो हमारे पास एक बीम है लाइट की, तो उसमें क्या होगा, लाइट की एक ऑर्डिनरी बीम जो होती है उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हर डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, मतलब उनके प्रोपगेशन की जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर वो मूव कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। मूव करने का मतलब है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे किसके, लाइन ऑफ प्रोपगेशन के। ठीक है, तो जो नेचुरल लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट होती है, साधारण प्रकाश होता है, उसके जो वाइब्रेशंस हैं पार्टिकल्स के वो हर डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। अब क्या करा, मतलब उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या करा कि इस ऑर्डिनरी लाइट को पास कराया एक निकोल प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा, निकोल प्रिज्म के द्वारा। इसे मैं नाम लिख देती हूँ साथ में, निकोल प्रिज्म। देखो ये जो निकोल प्रिज्म होता है ये कैल्साइट का भी बना हो सकता है या फिर आइसलैंड स्पार का बना हो सकता है। किसका, आइसलैंड स्पार का बना हो सकता है। तो हमने क्या करा, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराया और उसके बाद हमें क्या मिला कि एक ऐसी लाइट मिली जिसमें जो सारे के सारे वाइब्रेशंस हैं वो कैसे हो रहे हैं, एक ही प्लेन में हो रहे हैं। ये डिफरेंट प्लेन में नहीं हो रहे, डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं हो रहे हैं, सारे के सारे जो वाइब्रेशंस हैं वो एक ही प्लेन में हो रहे हैं। तो ये जो हमें भाई लाइन मिली, मतलब ऐसे जो हमें लाइट मिली, उसी लाइट को हमने बोला प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब पीपीएल। ठीक है, तो हमने जो ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में किसकी मदद से शिफ्ट किया, निकोल प्रिज्म से पास कराकर हमने उसे पीपीएल में कन्वर्ट करा। अब क्या करा, अगर इस पीपीएल के रास्ते में मैं एक ऐसा कंपाउंड रख दूं, इस पीपीएल के रास्ते में मैं एक ऐसा कंपाउंड रख दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन रख दूं जो इस पीपीएल को रोटेट कर दे, जो इस पीपीएल को किसी थीटा एंगल से रोटेट कर दे, चाहे लेफ्ट में कर दे चाहे
राइट में कर दे, तो ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। अब डेफिनेशन समझते हैं वापस से। तो अब डेफिनेशन का आसान मतलब हमें समझ आ जाएगा कि भाई ऐसे कंपाउंड्स जो पीपीएल को रोटेट कर पाए वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, और आपस में क्या बना सकते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को, ये तो भाई पीपीएल के जरिए हो गया। अब ये हमें ऐसे पेन और पेपर पे थोड़ी ना, इसका तो पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हम कहते हैं पोलैरीमीटर, जिसे हम कहते हैं पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर के जरिए हम ये नाप सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो पीपीएल को कितने एंगल तक रोटेट कर पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और जाननी है हमें, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, देखो स्पेसिफिक का अगर मैं लिटरल मीनिंग बताऊं, डिक्शनरी मीनिंग बताऊं, तो स्पेसिफिक का मतलब है जैसे अगर मेरा काम ये है और इसका काम ये है तो हम केवल यही काम करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, हमें यही काम करना है। तो क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन भी वही चीज है कि एक कंसेंट्रेशन और एक लेंथ पर क्या होगा, लेंथ किसकी लेंगे? पोलैरीमीटर में जो हमारी ऑप्टिकल ट्यूब है उसकी लेंथ। ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशंस में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका सॉल्यूशन हमने ऑप्टिकल कंपाउंड का, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन दिया है, वो कितने एंगल तक उस पीपीएल को मतलब पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को घुमा पा रहा है, वो पर्टिकुलर एंगल हमारा कहलाएगा स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि भाई पोलैरीमीटर से हमने नाप के निकाल लिया कि कितना स्पेसिफिक रोटेशन है या कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं है। अब जब पेन और पेपर की बात आएगी तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पहचानने के लिए आपको दो चीजें जरूर याद रखनी है, वो हम देखते हैं। पहली चीज तो होगी हमारी कि कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, या फिर हम इसे कह सकते हैं कायरलिटी। क्या कह सकते हैं? कायरलिटी। ठीक है, एक तो हमें ये पढ़ना है, ये जरूर याद रखना है। दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि जो मिरर इमेज होती है, जो हमारी मिरर इमेज होती है वो कैसी होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पर चढ़नी नहीं चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में देखेंगे, आपको इसमें से जो ये नोट करना है, ये डायग्राम बना लेना, इससे आप बहुत आसानी से याद रख पाओगे कि हमने पीपीएल को बनाया कैसे है। और पीपीएल है क्या है? ऐसी लाइट जिसमें हमने सारे वाइब्रेशंस को एक ही प्लेन में सीमित कर दिया, एक ही प्लेन में कन्फाइन कर दिया। ठीक है, वो हो गई हमारी पीपीएल। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में कि उसके लिए ये जो कंडीशंस हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे। अब देखो, कायरल कार्बन समझने से पहले हमें दो चीजें और समझनी है। एक हमने टर्म पढ़ा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक हमने टर्म पढ़ा है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। असल में क्या होते हैं, जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना, उनको हम दो तरह से क्लासिफाई, दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होते हैं लीवो रोटेटरी। तो ये हमने किस बेसिस पर करे हैं कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो पोलराइज लाइट के प्लेन को अगर राइट में घुमा पा रहा है, अगर वो राइट में घुमा पा रहा है तब तो वो कैसा होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होगा। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को लेफ्ट में घुमा पा रहा है तब वो कैसा होगा? तब वो हमारा लीवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। अब इसको यहाँ पर हम और किससे डिनोट करते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी से करते हैं, लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल से करते हैं। इसके अलावा प्लस के साइन से भी कर सकते हैं, माइनस के साइन से भी कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है जिससे मैंने ये याद कर रखा है। अब आप कहोगे कैसे याद रहेगा कि भाई राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है? तो सिंपल सी चीज है, एल फॉर लीवो, एल फॉर लेफ्ट। ठीक है, तो अगर लीवो रोटेटरी की बात हो रही है मतलब लेफ्ट साइड में रोटेशन हो रहा है, और अगर लीवो में लेफ्ट साइड में हो रहा है तो क्या बचा? डेक्स्ट्रो बचा। तो डेक्स्ट्रो में क्या होगा? राइट साइड में होगा। इसके अलावा डायरेक्शंस हम इनकी ऐसे भी दिखाते हैं कि अगर राइट साइड है तो वो कैसा हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई। और जो हमारा लीवो हो गया वो कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। क्लॉकवाइज का मतलब है सिंपल, जैसे हमारी ये मान लो घड़ी है
तो क्या होगा, सुई कैसे चलेगी, इधर की साइड चलेगी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज का उल्टा, तो कैसी डायरेक्शन हो गई, इस तरीके से हो गई। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, लीवो रोटेटरी हो गया। एक और टर्म आता है इन्हीं दोनों से रिलेटेड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से ही रिलेटेड, वो होता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, असल में रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर का सिंपल सा मीनिंग है कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की दोनों फॉर्म, डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाली भी और लीवो रोटेटरी वाली भी बराबर बराबर मोलैरिटी में, मतलब इक्वी मोलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। अब देखो, जो रेसिमिक मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, जो रेसिमिक मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि भाई जब उसमें ये दोनों चीज बराबर प्रेजेंट हैं, तो अगर ये उस प्लेन को क्या कर रही है, राइट में थीटा एंगल से रोटेट कर रही है। अब लीवो ने क्या करा, उससे ही एंगल को वापस लेफ्ट में कर दिया, क्या हुआ, इफेक्ट तो नल हो गया। जब इफेक्ट नल हो गया, जब भाई जो लाइट है उसका रोटेशन ही नहीं हुआ, सब कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं अपना कायरल कार्बन या कायरलिटी के बारे में। मिरर इमेजेस क्या होती हैं, सुपर इम्पोज करना क्या होता है, या फिर सुपर इम्पोज नहीं करना क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं, मतलब इसी को, इन्हीं दोनों को समझने के लिए हमें दो टर्म समझने होंगे। ये तो गया, एक होता है हमारा सिमेट्री, एक होता है हमारा सिमेट्री और एक होता है हमारा एसिमेट्री। ठीक है, ये दो टर्म है। अब सिमेट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समिति, ठीक है, समिति और असमिति। तो सिमेट्री का सिंपल सा मतलब है, मान लो हमारे पास, मान लो किसको लूं, चलो इसको ले लेते हैं, डस्टर। देखो मान लो जैसे हमारे पास ये है डस्टर, है ना, अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं, बीचम बीच में से कट करूं, तो क्या होगा, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर होगा। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये है स्केच। ठीक है, अगर मैं इसको स्केच, ठीक है, अगर मैं इस स्केच को बीच में से कट करूं तो क्या होगा, जो दो हिस्से होंगे वो बराबर नहीं होंगे, है ना। तो अगर किसी चीज के दो हिस्से मैं कर रही हूँ बीच से, तो अगर वो इक्वल हाफ्स में बट रहे हैं, तब वो कंपाउंड कैसा होगा, सिमेट्रिक कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में सिमेट्री होगी। और अगर वो बराबर हिस्सों में नहीं बट पा रहे हैं काटने के बाद, तब क्या होगा, एसिमेट्री प्रेजेंट होगी। याद ये रखना, हमें बीच में से काटना है। तो सिमेट्री और एसिमेट्री मैं इसलिए समझाना चाह रही थी क्योंकि हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ना एसिमेट्री से लेना देना है, सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। एसिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और एसिमेट्री नहीं होगी मतलब सिमेट्री हो जाएगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। एसिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्री एसिमेट्री अगर, अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिमेट्री एसिमेट्री का। ये बोर्ड ले लो, ठीक है, इस बोर्ड को अगर मैं इस प्लेन से कट करती हूँ तो क्या होगा, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल बोर्ड हो गया। अब अच्छा हमारा हाथ ले लेते हैं, अगर मैं इस हाथ को कट करूंगी बीचम बीच में, तो बराबर हिस्से थोड़ी ना होंगे, इधर दो उंगली रह जाएंगी और इधर अंगूठा भी आएगा, तो दो बराबर हिस्से में कट नहीं हुआ, तो हाथ क्या हो गया, हाथ हो गया हमारा एसिमेट्रिक। ठीक है, और जैसे ले लो जीन्स ले लो, जो हम जीन्स पहनते हैं उसको अगर मैं बीच में से कट करूं, क्या होगा, इक्वल हाफ्स में वो कट हो जाएगी। अगर फैशन वाली जीन्स ना हो कि भाई एक पैर छोटा है एक पैर बड़ा है, नॉर्मल जीन्स हो, ठीक है, नॉर्मल लोग जो पहनते हैं वैसी जीन्स हो, तो वो भी क्या होगी, वो सिमेट्रिक होगी। तो सिमेट्री एसिमेट्री समझ आ गया। अब देखो मिरर इमेज क्या होती है। मिरर इमेज को हम कैसे समझेंगे, इसे रख ही देती, इसके बस का ना है, ये गया, इससे सबसे ज्यादा ठंड लगी ब्लैक मार्कर को। देखो अब मिरर इमेज क्या है, मिरर इमेज, देखो मिरर इमेज शीशे में बनने वाला प्रतिबिंब, शीशे में बनने वाली हमारी छवि। ठीक है, मिरर इमेज क्या है, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं ए। ठीक है, ये है हमारा अल्फाबेट ए। अब मान लो मैंने यहाँ लगा दिया मिरर, ठीक है, थोड़ा सा ना
मिरर इमेज को अगर आपको कभी बनाना हो तो थोड़ा सा क्या करना, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल यहाँ बहुत करना पड़ेगा आपको। ये समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अच्छा ऐसे मैंने मिरर लगाया होगा तो ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। तो उसका कोशिश करना, ये आपकी क्रिएटिविटी भी है। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो भी ऐसी बनेगी। अब मैं एक ले लूं x, ठीक है, यहाँ मैं मिरर लगा दूं तो x की भी जो मिरर इमेज होगी वो ऐसी बनेगी। लेकिन अगर मैं ले लूं p तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कैसी बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसकी मिरर इमेज है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, मतलब मिरर इमेज हमें ये समझ में आ गया। अब हमें ये करना है कि क्या ये ए और इसकी जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पर चढ़ाई जा सकती है, मतलब सुपर इम्पोज की जा सकती है। हाँ भाई, की जा सकती है। देखो सेम है, एक दूसरे को हम एक दूसरे मतलब ऑब्जेक्ट को और मिरर इमेज को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर सकते हैं। क्या हम इस P को सुपर इम्पोज कर सकते हैं या हम इस X को सुपर इम्पोज कर सकते हैं? भाई X को तो कर सकते हैं, सेम है, ये रहा और ये रहा, सेम चीज है। लेकिन अगर मैं इस P को सुपर इम्पोज करना चाहूँ, एक दूसरे पे चढ़ाना चाहूँ ऑब्जेक्ट को और उसकी मिरर इमेज को, तो क्या होगा, दूसरे पेन से बताती हूँ। अगर मैं इसको इस पे ऐसे चढ़ाऊं तो ये इस तरीके से आएगी जी। ये तो भाई एग्जैक्ट सुपर इम्पोज करना क्या होता है, एग्जैक्ट उसी शेप की चीज उस पर आ जाए, मतलब ये एटम इसी के ऊपर आना चाहिए, ये एटम इसी के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज होनी चाहिए। अब ये तो नहीं हो पा रहा, तो मतलब क्या हो गया, इन दो की मतलब ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, इन दोनों की मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है। लेकिन इस P की जो इसकी मिरर इमेज है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर सुपर इम्पोज नहीं कर रही है तो ये दोनों क्या हो गए, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें ऐसे ही मिरर इमेज चाहिए जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, ठीक है। एक और इजी सा एग्जांपल लेते हैं, आपकी बचपन की याद ताजा करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे दो हाथ है, मतलब ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे, 1 मिनट को सोचना, मेरे बताने से पहले सोचना पॉज करके, ये जो हमारे हाथ हैं, क्या मैं इन दोनों का मतलब ये आपस में क्या ये सुपर इम्पोजेबल हैं या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है? जल्दी फटाफट सोचो, पॉज करो और जल्दी से सोचो। देखो होता क्या है असल में, आप कहोगे जैसे मान लो इस हाथ की और ये जो हमारे आपस में मिरर इमेज है, अगर मैं इसको शीशे में रखूंगी तो यही तो बनेगा, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो अगर मैं कहूँ कि ये इस पर ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है, सुपर इम्पोज हो गया। तो इस तरीके से मतलब सब चीज बिल्कुल सेम है, एक के ऊपर एक आ रहा है, तो इस तरीके से तो ये सुपर इम्पोजेबल हो गए। लेकिन ये क्या होते हैं, हमारे जो हाथ होते हैं क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। कैसे, असल में हमें करना क्या होता है, जो मिरर इमेज है उसको उठाकर हमें इस पर रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये ऐसे करके रख दो कि भाई इस ए के ऊपर हमने इस ए को रख दिया तो भाई ये सुपर इम्पोजेबल हो गए। ऐसे तो पी भी हो जाना चाहिए था, इसको मैंने ऐसे रख देती तो पी भी सेम में आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें क्या करना होता है, मिरर इमेज को उठाकर हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना होता है। ये ना असल में ट्रिक ही समझो आप, कि हमें ये उठाकर रखना होता है। ये ना ट्रिक ही है, जिस तरीके से मैंने याद कर रखा है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है। तो ये हो गया, हाथ को क्या हुआ, ये मैंने सिंपल ऐसे बंद कर दिया, नहीं, असल में क्या करना है, इसको उठाकर इसके ऊपर रखना है। बेस कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका बेस कहाँ आ रहा है, नीचे, तो दोनों बेस नीचे आने चाहिए। ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर आ रहा है, इसका भी ऊपर वाला हिस्सा ऊपर आ रहा है, तो इस तरीके से मुझे रखना पड़ेगा। अब इस तरीके से अगर मैं रखूंगी तो बन गई मछली, और मछली के साथ साथ हमें क्या पता चला कि ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये हो गया, सिमेट्री हो गई, एसिमेट्री हो गई, मिरर इमेज हो गया, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखो कायरलिटी।
कायरल कार्बन या कायरलिटी क्या होती है? एक ऐसे तरीके का कार्बन देखा गया, मतलब कार्बन नॉर्मल है, कार्बन नॉर्मल है, ठीक है। एक ऐसा कार्बन, कार्बन क्या होता है? 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो अगर चारों बॉन्ड पर यहाँ मैं लगा दूं एक डी सी, सॉरी सी नहीं लगा सकते, डी और ई, है ना। अगर मैंने कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? ये वाला कार्बन कहलाएगा कायरल कार्बन। क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन, ठीक है। ये कार्बन क्या होगा? कायरल कार्बन। तो एक ऐसा कार्बन जिस पर चारों ही सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट लगे हुए हैं वो कहलाता है कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन की खासियत देखो कि ये क्या होता है? ये होता है हमारा एसिमेट्रिक कार्बन। क्या होता है ये हमारा? एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि भाई कहीं से काट लो, तुम इधर से काट लो, बीच से काट लो, कैसे भी ये बराबर हिस्सों में तो नहीं बंटने वाला है ना। तो ये क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अब 3 चीज नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना कि अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहचानना है कि इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, तो 3 चीजें आपको खास रूप से ध्यान रखनी है। पहली चीज उसमें कायरल कार्बन होना ही चाहिए। क्या? उस कंपाउंड में कायरल कार्बन होना ही चाहिए। दूसरी चीज, उसकी जो मिरर इमेज होगी, उसका जिसमें भी आप ढूंढ रहे हो, जिस भी कंपाउंड में, उसकी जो मिरर इमेज होगी वो कैसी होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। तीसरी चीज और इम्पोर्टेंट चीज हायर लेवल के लिए क्या? कि उस कंपाउंड में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? एसिमेट्री होनी चाहिए, है ना। अगर सिमेट्री नहीं है तो क्या है? एसिमेट्री है, ठीक है। तो केवल ये 3 चीज आपको पता लगवा देंगी कि भाई ये कंपाउंड कायरल है, ये कंपाउंड कायरल नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, कायरल कह रही हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए 3 चीज हो गई। कायरल कार्बन होना चाहिए, मिरर इमेज जो हो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, और उसमें किसी भी तरह की सिमेट्री ना हो। किसी भी तरह की सिमेट्री से मतलब है लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, है ना, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, कैसे भी सिमेट्री नहीं हो। तो बस ये 3 चीज आपको पता रखनी है ऑप्टिकल आइसोमर पहचान, मतलब ये पहचानने के लिए कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। ये आप फटाफट से नोट डाउन करो, फिर इसके आगे का देखते हैं। अब देखो, इसके आगे मैं आपको क्या करती हूँ, मैं आपको ना एग्जाम्पल्स लेके बताती हूँ कि आप एग्जाम्पल से सीख जाओ कि ये वाला एग्जाम्पल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा? आपको पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप वो एग्जाम्पल कर लोगे तो भाई बढ़िया, एकदम आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप सीख चुके होगे, और आप ये भी पहचान पाओगे कि भाई ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो देखो, हम कुछ कंपाउंड्स लेते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो हमारे नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ज्यादातर तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव ही होते हैं। इंसानों के साथ साथ हर चीज को ठंड लगनी शुरू हो गई है। तो चल ले भाई, तुझे इतनी ठंड क्यों लगती है? देखो, इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके लिए। लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CHOH, COOH, CH3, ये है हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसके बाद ले लेते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, ले लेते हैं CHO, CH2OH, और सॉरी यहाँ CHOH, यहाँ CH2OH, ये हो गया हमारा ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद लैक्टिक एसिड, ग्लिसरल्डिहाइड, टार्टरिक एसिड मैं बताती हूँ, वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। टार्टरिक एसिड बताती हूँ, तो टार्टरिक एसिड हो गया CHOH, COOH, CHOH, COOH,
ठीक है। इसके अलावा चलो एक वो एग्जांपल और ले लेती हूँ, आइसोब्यूटेन वाला, CH3 CH2 CH OH CH। ठीक है, अब ये 4 एग्जांपल लेते हैं। अब देखो सिंपल सा क्या है, हमें सबसे पहले क्या, इन चारों कंपाउंड का आपका क्वेश्चन ये है कि इन चारों कंपाउंड में कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कौन से नहीं। ठीक है, अब देखो ये हमारा सबसे पहले हमने ये पहला एग्जांपल लिया, हमें क्या ढूंढना है इसमें, कायरल कार्बन ढूंढो। इसमें देखो 3 कार्बन है, 1 2 और 3। अब इनमें से कौन सा कायरल कार्बन है वो ढूंढो। अब ये जो आपको बीच वाला कार्बन दिख रहा है ना, जिसपे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, वो असल में है कायरल कार्बन। क्यों, इस कार्बन के एक बॉन्ड पर तो ये CH3 लगा हुआ है, एक बॉन्ड पर ये COOH है, एक बॉन्ड पर OH है और एक बॉन्ड पर H है। तो चारों बॉन्ड पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं इस कार्बन के, तो ये कार्बन हो गया हमारा कायरल कार्बन। पहली चीज हो गई। उसके बाद अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, मान लो मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई, अच्छा इधर लगा देती हूँ, ठीक है, इधर मैं मान लो मिरर इमेज लगा रही हूँ, तो क्या बना होगा, COH CH3 और ये बना होगा COOH। ऐसी तो इसकी मिरर इमेज बनी होगी। अब मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो किस तरीके से आया होगा, अगर मैं इसको उठाकर इस तरीके से रख दूं तो ठीक है, कार्बन पे कार्बन आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, OH आ गया, और ये वाला H यहाँ आ गया। CH3 पे CH3 है, COOH पे COOH है, तो क्या हुआ, सुपर इम्पोज तो नहीं हो पाई, एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर तो नहीं चढ़ा पाई, है ना। तो जो मिरर इमेज है वो क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गई। चलो ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद इसमें कैसे भी सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब कैसे भी आप इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, नहीं बांट सकते हो। तो भाई ये कंपाउंड कैसा हो गया हमारा, ये कंपाउंड हमारा हो गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये हमने पहचान लिया। अब इस वाले में देखो, सबसे पहले ये देखो कि पूरे कंपाउंड में कोई ऐसा कार्बन है जो कायरल कार्बन है, हाँ भाई है, क्या कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला कार्बन कैसे है, क्योंकि इस पर एक तो H लगा है, एक तरफ ये पूरा CH2 CH3 है, एक तरफ CH3 है और चौथी तरफ हमारा OH है। तो इस कार्बन पर चारों तरफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इसलिए ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। उसके बाद ऐसी कोई सी जगह नहीं है कि आप इसे काटो, इस मतलब मेटल से काटो और ये जो कंपाउंड है वो 2 बराबर हिस्सों में बट जाए, मतलब सिमेट्री तो नहीं है। तीसरी चीज, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी इसी तरीके से, तो वो उस पर हम, इतना बड़ा ड्रामा हो गया कि वीडियो अपने आप बंद हो गई क्योंकि बड़ी हो गई, और फिर मैं समझाई जा रही हूँ, मैंने सब खत्म कर दिया लिखा के, और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब मैं फटाफट से आपको आगे का समझा देती हूँ। तो उस लास्ट वाली वीडियो में हमने यहाँ तक समझ लिया था। उसके बाद ये ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया था मैंने। ग्लिसरल्डिहाइड में हमने क्या देखा था कि 3 कार्बन में से कौन सा कायरल कार्बन है, ये बीच वाला कायरल कार्बन है। क्यों है, क्योंकि इस कार्बन पर एक तो H है, यहाँ बना देती हूँ, एक लगा हुआ है H, एक लगा हुआ है OH, एक तरफ लगा हुआ है CHO और एक तरफ लगा हुआ है CH2OH, है ना। तो इस कार्बन पर क्या है, चारों ही हमारे डिफरेंट टाइप के एटम्स लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, इसलिए ये कार्बन हमारा क्या है, कायरल कार्बन है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा टार्टरिक एसिड का। टार्टरिक एसिड में आपको सिंपल सा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क मैं करवा रही हूँ क्योंकि इसमें ना, इसमें क्या होगा, हमें सिमेट्री देखने को मिलेगी, और सिमेट्री देखने को मिलेगी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। लेकिन असल में क्या होता है, जो टार्टरिक एसिड होता है ना, उसके 3 स्टीरियो आइसोमर्स हम बनाते हैं, और 3 स्टीरियो आइसोमर्स में से जो 2 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन जो एक बचा हुआ हमारा तीसरा वाला स्टीरियो आइसोमर होता है वो क्या होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो देखो इस टार्टरिक एसिड में असल में ये 2 कार्बन हमें दिख रहे हैं, सॉरी कायरल कार्बन, है ना, ये कायरल कार्बन हमें दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक इस कार्बन पर एक तो लगा हुआ है H, एक लगा हुआ है OH, एक लगा हुआ है COOH और एक लगा हुआ है पूरा का पूरा डिफरेंट कंपाउंड। ये बना दिए हैं मैंने ऑलरेडी, इसके पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी एंड तक, और रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन वो मैं बोल रही थी बस और वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। अब इस कंपाउंड के मैंने 3 स्टीरियो आइसोमर्स बनाए हैं। क्या करा है मैंने कि इसमें देखो ये वाला कार्बन ये रहा
और ये नीचे वाला कार्बन ये रहा, ठीक है, इस तरीके से बनाया है। तो ये COOH इस कार्बन के साथ, ये COOH इस कार्बन के साथ। अब इस वाले आइसोमर में अगर मैं इस यहाँ से मतलब इस बीच हिस्से से काटूं इसको, तो मुझे क्या मिल रहा है, सिमेट्री मिल रही है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों क्या है, आपस में सेम है, इक्वल हाफ से, तो सिमेट्री मिल रही है। मतलब ये वाला आइसोमर, ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब इस वाले और इस वाले आइसोमर में मैंने क्या करा है कि OH और H की पोजीशंस बदल दी है। एक बार मैंने इस कार्बन पर OH इधर करा और H उधर करा, एक बार मैंने इस कार्बन पर OH इधर करा और H इधर करा। तो ये जो दो कंपाउंड्स हैं, इनको अगर मैं ऐसे बीच में से काटूं तो मुझे कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई हमें एग्जैक्ट हाफ चाहिए ना, एग्जैक्ट इक्वल हाफ चाहिए। तो यहाँ तो OH है, यहाँ पर H है, तो सिमेट्री तो नहीं मिल सकती, इक्वल हाफ तो नहीं मिल सकते। ऐसे ही अगर मैं इसमें भी कट करूंगी तब भी क्या होगा, यहाँ H है, यहाँ OH है, ऐसे उधर OH है, उधर H है, तो इक्वल हाफ तो हमें नहीं मिल रहे। तो इसलिए इसमें कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है, एसिमेट्री भी है, क्योंकि सिमेट्री नहीं है तो मतलब क्या होगा, एसिमेट्री होगा, है ना, एसिमेट्री भी है। जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, इसलिए ये दो आइसोमर क्या हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। पर ये वाला क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो जो टार्टेरिक एसिड है उसका जो मीजो वाला फॉर्म है, मतलब ये इस फॉर्म का नाम क्या है, मीजो फॉर्म, ठीक है। तो जो मीजो वाला फॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन बाकी दो बचे हुए स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। तो हमेशा ऐसे मत करना कि टार्टेरिक एसिड देखा और फटाफट लगा दिया कि ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नहीं, उसके दो आइसोमर्स क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और उसका एक मीजो वाला आइसोमर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे एग्जाम्पल्स ऑप्टिकल आइसोमर समझने के लिए, ये जानने के लिए कि भाई कंपाउंड को देख के कैसे पता लगाओगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और आई होप आज के बाद आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से डर तो बिल्कुल ना लगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बावजूद आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और पढ़ते रहो। टाटा, बाय बाय।